यह है कि 150 शब्दों में अगर आपसे वो पूछेगा तो वो केवल 11 नंबरों में पूछेगा, अगर 5 नंबरों में पूछेगा तो 50 शब्द में पूछेगा सामने वाला। तो आप अभी से क्या करो, जो भी पढ़ाया जाए तो उसके एक एक क्वेश्चन खुद लिख कर देखो घर पे कि भाई हमारा जो हमें कितना याद रह पा रहा है, कम से कम इतना तो हो जाए कि 50 शब्द वो बन जाए, 150 शब्द वो बन जाए, है ना। तो उसको घर पे जाकर एक बार खुद से जरूर लिख कर देख लीजिएगा। आज जो हम शुरू करते हैं कहाँ से, कुमारगुप्त से, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय तक हमने पढ़ लिया था। कुमारगुप्त, इनके टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग जगह दो तरह का मिलता है। कुछ जगह आपको 413 से 455 एडी या ईसवी, इसके अलावा कुछ जगह आपको 415 से 453 भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद आता है तो आप एक भी लिख सकते हो, याद नहीं आता है तो टाइम पीरियड लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है ना। केवल हमें थोड़ा याद रह जाए कि भाई कब की बात हो रही है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब ये कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। इनकी जो माँ थी वो दुरु देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और दुरु देवी से प्राप्त संतान थी, है ना। और बाद में जो उत्तराधिकारी बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, वो कुमारगुप्ती बनते हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने कुछ उपाधियां ली थी, उपाधियों की अगर हम बात करें तो महेंद्र या फिर श्री महेंद्र, ये आपकी इनकी जो है उपाधियां है ना, उपाधि या टाइटल। तो एक तो इन्होंने महेंद्र का टाइटल लिया था, श्री महेंद्र का लिया था, महेंद्रादित्य का लिया था, पीछे दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ, बता दिया करें। महेंद्रादित्य का, और एक परम भागवत जो थी वो भी इन्होंने ली थी, है ना। हाँ हाँ, परम भागवत जो गुप्त वंश है उसमें बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने परम भागवत की जो उपाधियां हैं वो धारण करी है ना। आप अगर बात करोगे स्कंद गुप्त की तो वो उन्होंने भी ली है। नहीं, स्कंद गुप्त नहीं लेते हैं, जो कुमार गुप्त हैं वही लेते हैं, है ना। इसके अलावा समुद्रगुप्त को भी हमने देखा था, तो वो भी पहली बार जो है समुद्रगुप्त ही धारण करते हैं परम भागवत की उपाधि। चंद्रगुप्त सेकेंड है, वो भी धारण करते हैं। क्योंकि इस समय क्या था, जो वैष्णव धर्म है वो पीक पर पहुंच गया था, तो उन्होंने वे जो विष्णु भगवान है उनका जो मंदिर भी बहुत सारे बनवाए हैं, और उनका जो गरुड़ जो वाहन हुआ करता था उनका, तो उस वाहन की जो आकृति है उन्होंने अपने कॉइन्स में छपवाई थी, है ना, जो गुप्त हैं। लेकिन बाद में जब स्कंद गुप्त आते हैं, या फिर आप कुमार गुप्त की भी बात कर लीजिए, कुमार गुप्त क्या करते हैं, उनकी जगह मयूर की आकृति छपवाते हैं, है ना। उपाधि इसको हटा दीजिए ना, क्योंकि परम भागवत की जो उपाधि है ये नहीं लेते हैं ना। सही बता रहे थे आप। ये महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य जो है उपाधि, इनकी चार उपाधियां मिलती है। कौन कौन सी, एक व्याघ्र, व्याघ्र बल की भी उपाधि ये लेते हैं, है ना। एक तो महेंद्र की है, श्री महेंद्र की है, और महेंद्रादित्य की है, और व्याघ्र बल की भी उपाधि ये धारण करते हैं। ठीक है, चार उपाधियां इनकी मिलती है कुमारगुप्त की। अब इन्होंने क्या किए थे, कुछ अभिलेखों, जो अभिलेख हैं वो भी लिखवाए थे, कुछ पत्थरों पे लिखवाए थे,
और कुछ तांबे की या कॉपर की जो प्लेट होती हैं उन पर भी इन्होंने क्या किया, कुछ अभिलेख लिखवाए। तो दो प्रकार के इनके अभिलेख मिलते हैं। एक तो कॉपर की प्लेट पे थे, कॉपर प्लेट बोल लीजिए या सीट भी बोल सकते हो ना, हिंदी में एक ही चीज है, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र पर भी लिखवाए थे, और इसके अलावा जो पत्थर है, स्टोन, उन पर भी लिखवाए थे। तो इनके क्या है, सबसे ज्यादा जो अभिलेख हैं गुप्त काल में लगभग 18 अभिलेख इनके मिलते हैं। किसके? कुमार गुप्त के। यानी कि सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो कुमार गुप्त के ही मिले हैं, गुप्त काल के। काम भी धीरे धीरे कर रहा है वो। तो इसमें जो पहला जो अभिलेख मिलता है, बिलसड़ अभिलेख। ये आपका जो है एटा जिला है यूपी का, वहां पर है। और बिलसड़ अभिलेख जो जानकारी देता है वो क्या जानकारी देता है कि भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और जो ध्रुव देवी जो है उनसे ही प्राप्त जो संतान है वो कौन है? कुमार गुप्त है ना। उसमें ही जानकारी मिलती है हमें, कौन से में? बिलसड़ अभिलेख में। समझ में आया? बिलसड़ अभिलेख जो है वो क्या जानकारी देता है कि भाई कुमार गुप्त जो है वो किसके पुत्र हैं? ध्रुव देवी से और चंद्रगुप्त द्वितीय से प्राप्त संतान है। और इनके कहीं ना कहीं एक विवाद जो बिंदु है वो भी मिलता है, विवादित है। उसमें अलग अलग इतिहासकार कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं कि इनके एक छोटे भाई भी थे, गोविंद गुप्त। जो कुमार गुप्त हैं उनके छोटे भाई कौन है? गोविंद गुप्त है ना। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं ना। इसी अभिलेख में नहीं लिखा है, वो अलग से है ना। जो बिलसड़ है उसके बाद में जो अभिलेख आते हैं, फैजाबाद में था, चलिए तुम्हें नहीं था, नहीं जूनागढ़ जो है इनका नहीं रहता है। जूनागढ़ में जो जानकारी मिलती है वो स्कंद गुप्त के बारे में मिलती है। इनके बारे में जूनागढ़ के अभिलेख में कुमार गुप्त की जानकारी नहीं मिलती है ना। इनके बारे में जो है आपका एमपी का भी मिलता है। अभी इसको थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, इसको मैं बाद में लिखाऊंगा। चलो याद आ गया। इसको लिख लीजिए, ध्यान से निकल। तुमेन, अब ये जो तुमेन अभिलेख है ये भी तीन, इसके जो आप जगह देखोगे तो 3 जगह आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग जगह। इसको ग्वालियर, पहले क्या था, ग्वालियर जिला था, बाद में जो गुना है और अशोकनगर है। तो वहाँ के जो कुछ इसके जो अभिलेख के बारे में मिलता है कि ये उन जिलों की भी कुछ बातें जो होगी इसमें शामिल हैं। और ये तीनों जगह ही जो है इसमें मिलता है, तीनों जगहों का जो है उल्लेख इसमें मिलता है तुमेन अभिलेख में, है ना। तो ये इसका जो स्थिति है वो आपको अशोकनगर भी मिल जाएगी, कहीं कहीं आपको गुना भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको ग्वालियर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एमपी के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त प्रदान करता है कौन सा? तुमेन अभिलेख। इसके अलावा जो मंदसौर अभिलेख है, अब तुमेन अभिलेख में जो जानकारी है वो तो नहीं दी गई है, लेकिन इसके बारे में जो पता लगता है कि ये 3 जगह से क्या है, इसकी जानकारियों को इकट्ठा किया गया है।
या फिर जो भी लेख लिखवा है वो आपको जो है अशोकनगर से, गुना से और ग्वालियर से कुछ जानकारियां संक्षिप्त की गई है, उनको ही इसमें लिखा गया है और ये तीनों जगह से ही मिलता है ना। अब ये वास्तव में इसकी स्थिति कहाँ थी कहाँ नहीं थी वो हो सकता है बार में चेंज होती रही हो, है ना, किसी ने कहाँ रख दिया हो, कहाँ उसको स्थापित किया गया है। तो ये तीनों जगह का इसमें उल्लेख मिलता है कि ये तीनों जगह से मिला हुआ है। मंदसौर अभिलेख के बारे में जो है इसमें जानकारी मिलती है कि वहाँ पर जो है मंदसौर में पहले क्या था, जो गुजरात था उस गुजरात से कुछ रेशम या बुनकर की जो श्रेणियाँ होती थी जो रेशम का काम करती थी, तो वो इतने सक्षम थे कि उन्होंने क्या है वहाँ पर सूर्य मंदिर बनवाया है मंदसौर के अंतर्गत, क्योंकि गुजरात वाला जो क्षेत्र था उससे निकल कर वो आ गए थे और जो मंदसौर वाला इलाका है उसमें आकर वो बस गए थे, है ना। MPPSC के कुछ फैक्ट हैं मंदसौर के बारे में। मंदोदरी का वो क्या था, मायका था। रावण की जो पूजा होती है पूरे भारत में वो मंदसौर में ही होती है, और मंदसौर को किस नाम से जाना जाता है, दशपुर से, है ना, क्योंकि पुराना नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मंदसौर अभिलेख क्या जानकारी देता है, रेशम बुनकरों के बारे में। हाँ, एक ऐसा शहर है जहाँ पर रावण को पूजा जाता है मंदसौर के अंतर्गत, है ना, क्योंकि उसका क्या था, वो ससुराल था, है ना, अब ससुराल में उसकी पूजा होती है। ठीक है, तो रेशम बुनकर जो है इनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है, हमें मंदसौर अभिलेख से ही मिलता है ना। क्या, हाँ, रेशम बुनकरों जो श्रेणियां थी उनके ही कुछ समूह होते थे, तो वो क्या थे, बहुत ज्यादा सक्षम थे, तो उन्होंने क्या किया वहां पर विष्णु मंदिरों को निर्माण करवाया है जो मंदसौर है वहां पर। तो ये मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। इन्होंने सूर्य मंदिर बनवाया था वहां ना। हाँ, रेशम बुनकर जो आप कपड़े पहनते हो रेशम के बने होते हैं, या फिर जो फाइबर आते हैं, फाइबर रेशम के ही, तो उनसे ही क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो कपड़े बनाने वाले भी पहले क्या होते थे, समूह होते थे। भाई एक व्यक्ति बनाता था उसको नहीं बोलेंगे, उनकी क्या थे, बहुत सारे लोग होते थे, साथ साथ चलते थे वो और साथ में रहते थे। तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा सक्षम हो गए थे इस समय, क्योंकि उनके कपड़े वगैरह जो हैं वो काफ़ी अच्छे बिकते थे उस समय। क्योंकि जो आप बात करोगे गुप्त वंश की, तो इसमें यहाँ पर क्या है, इस समय आते आते जो वस्त्रों का जो उद्योग है वो काफी फला फूला। अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें तो पहला जो व्यवसाय था इनका कृषि था गुप्तों के टाइम पे, लेकिन उद्योग जो है, उद्योगों की अगर बात करोगे तो वस्त्र उद्योग जो है वो काफी फेमस हुआ। इसलिए आज भी आप देख लो मथुरा वाला रीजन और उज्जैन वाला रीजन, ये वस्त्रों के लिए क्या था, काफी उस समय के फेमस नगर हुआ करते थे प्राचीन काल से, है ना। तो वस्त्र जो है यहाँ पर काफी अच्छे बनाए जाते थे, और वो कौन के द्वारा बनाए जाते थे, रेशम बुनकरों के द्वारा, है ना। क्या बोलते हैं रेशम को, सिल्क, है ना, क्योंकि सिल्क रूट में आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। और वो जो ये रेशम की जो उन्होंने बनाना सीखा वो किन की पद्धति थी, पहले ईरान की तरफ जो लोग रहते थे, या फिर आप अगर आगे की भी जाए तो यूनानियों को भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो कुछ जो पद्धतियां थी वो उन्हीं से इन्होंने क्या की थी, सीख ली थी। और ये पहले कहाँ रह रहे थे, गुजरात वाले एरिया में रह रहे थे, लेकिन गुजरात से भी निकल कर वो कहाँ आ रहे थे, MP की तरफ या मालवा क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। तो मंदसौर में आकर ही क्या करते हैं, रुकते हैं। ठीक है, जो सिल्क का काम करते थे वह व्यक्तियों का समूह होता था एक, तो उनको रेशम बुनकर बोला जाता था ना। बुनने का काम करते थे, जो कपड़े को बुनाई करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, रेशम बुनकर जो है आकर क्या करते हैं, एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कहाँ पर, मंदसौर में, है ना। इसके अलावा एक गढ़वा अभिलेख मिलता है। ये भी आपका MP में ही है। कहाँ है, मंदसौर में, मंदसौर।
ये जो गढ़वा अभिलेख है ये आपका जो है यूपी में ही है, और इसमें जो जानकारी मिलती है इसकी जो उपाधियां थी उन उपाधियों के बारे में मिलता है, जो आपको मैंने बताई थी अभी। महेंद्र द्वितीय की उपाधि, इसमें इसके उपाधियों का ही वर्णन है ना। ठीक है, इसमें क्या है, जो गढ़वा अभिलेख है इसमें क्या है, इनकी जो उपाधियां हैं उनको उपाधियों को ही मेंशन किया गया है गढ़वा अभिलेख, और ये कहाँ है, यूपी में है। इसके अलावा दो और अभिलेख हैं इनके, चलो इनको थोड़ा बाद में देखते हैं, ध्यान आएंगे तो अभी बता दूंगा। बाकी जो है पीडीएफ में भी लिखे हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रहे इसलिए मैं इस तरह से बताना ही उचित समझूंगा ना। इसके अलावा जो ताम्र पत्र हैं, ताम्र पत्र 3 मिलते हैं इनके। जो पहला मिलता है वो आपका जो इनके जो ताम्र पत्र मिले हैं वो भारत में नहीं मिले हैं। आज की अगर स्थिति देखो तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंतर्गत ही मिलते हैं, है ना। यहाँ पर दे रखे हैं, पीडीएफ में देख लो ना, पीडीएफ में नाम ध्यान से निकल रहे हैं। पीछे तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कुमार गुप्त के जो अभिलेख हैं। पेन भी मैं यूज कर लेता हूँ। हाँ, बिलसड़ अभिलेख है, उसमें क्या मिलता है बताएं, अभी बताया था मैंने। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय और दुर्देवी से प्राप्त जो है संतान वो है, उसका जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है, बिलसड़ अभिलेख में। और ये बिलसड़ जो अभिलेख हैं, ये जो अभिलेख लिखे गए हैं, जो मंदिर की सीढ़ियां होती है, जैसे मान लो आपने बहुत सारे मंदिरों में आप गए होंगे तो उस सीढ़ियों पर भी कुछ लिखा होता है, तो इस तरह से ये अभिलेख जो है वो लिखा गया है। इसके अलावा जो मनकुंवर है वो इलाहाबाद में है, ये मुझे अभी थोड़ा ध्यान से निकल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको थोड़ा सही कर लेना, इसमें जो है कर्मदंडा लिख लेना इसको ना। कर्मदंडा अभिलेख जो है वो फैजाबाद में है यूपी में, और तुमेन अभिलेख जो है अशोकनगर, ग्वालियर और गुना, 3 जगह से मतलब इसके बारे में जानकारी जो है आपको मिलती है ना। और जो मंदसौर अभिलेख है वो मालवा एमपी वाला क्षेत्र है। गढ़वा जो अभिलेख है वो इलाहाबाद यूपी में है। और जो 3 ऐसे अभिलेख है जो कि ताम्र पत्रों पे लिखे गए हैं, धंधे, दामोदरपुरम और बेग्राम, तो ये तीनों जो हैं कहाँ से मिलते हैं, ये बांग्लादेश है ना। और बांग्लादेश में भी ये जगह है, राजशाही, दिनाजपुर, ठीक है, और एक बोगरा, यहाँ से जो है ये अभिलेख मिले हुए हैं। मंदसौर अभिलेख थोड़ा जो है एमपी के पर्पज से आप देख सकते हो, क्योंकि इसका जो लेखक थे वो वत्स भट्ट थे, और वत्स भट्टी जो थे उस समय के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो उनके द्वारा ही जो ये लेख लिखा गया है मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख जो है इसमें क्या क्या है, एक तो जो आपका सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत उस समय हिमालय के लिए ही उपयोग किया गया है, और जो उत्तराखंड का वाला भाग है उसमें ही ये पर्वत पड़ता था, पहाड़ियाँ था, पहाड़ियों के रूप में।
तो सुमेरु पर्वत और एक जो कैलाश मानसरोवर झील से नीचे ही है कैलाश पर्वत, तो उस उन दोनों का जो उल्लेख है वो इसमें ही मिलता है। और सुमेरु पर्वत के बारे में तो आपने और भी सुन रखा होगा, क्या सुना है? हाँ, जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी जो बूटी लेने गए थे, कब लेने गए थे? जब लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं तब जाकर ये हनुमान जी जाते हैं, तो वो सुमेरु पर्वत पर ही जाते हैं संजीवनी बूटी लेने, है ना। इसके अलावा जो है इसमें जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? सूर्य मंदिर का। सूर्य मंदिर का जो है इसमें उल्लेख मिलता है, और ये किसके द्वारा निर्मित था? तंतुवाय श्रेणी या रेशम बुनकरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? मंदिर का, सूर्य टेम्पल का, सन टेम्पल। और गुजरात को उस समय क्या कहा जाता था? लाट प्रदेश, है ना। लाट प्रदेश जो गुजरात था उससे निकलकर क्या है, दसपुर मंदसौर की तरफ पलायन कर गई थी ये जो तंतुमय या रेशम बुनकर की जो श्रेणियां थी वो। इसके बाद में करमंडा जो अभिलेख है वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है, और इसकी जो रचना करवाई थी वो कुमार गुप्त के ही एक अमात्य हुआ करते थे, उनको बोला जाता था कुमार अमात्य। तो ये जो व्यक्ति हुआ करते थे वो एक जो आज का आईएएस अधिकारी होता है उस तरह के अधिकारी हुआ करते थे। इसमें उनका जो काम होता था वो केंद्र की जो संपर्क में रहते थे, जैसे आप आज देखते होंगे जो आईएएस है वो केंद्र का अधिकारी होता है, वो जो भी केंद्र की योजना है उसको राज्य में क्या है संचालित करवाता है, उनको क्रियान्वयन करवाता है, और उसके अलावा और भी उसके बहुत सारे अधिक कार्य होते हैं। तो इसके लिए उसको मतलब एक एजेंट के रूप में भी देखा जाता है, उसका संबंध जो है केंद्र से भी होता है और राज्यों में वो सेवा देता है। तो इसी तरह से जो है कुमार अमात्य होते थे, जो पृथ्वी सेन थे, पृथ्वी सेन ने क्या किया था, इसको करमंडा अभिलेख को लिखवाया था। और इसी में जो है एक वर्णन और मिलता है, शरदकालीन सूर्य के भांति इसको बताया गया था कुमार गुप्त को इस अभिलेख में। ये आपका जो अभिलेख है ये सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इन सीढ़ियों पर कुछ लेख लिखे गए हैं, है ना, इस वाले भाग में। ये आपका जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही पिक्चर ली गई है, उसी की है ना। ये आपका मंदसौर अभिलेख के बारे में है, पश्चिमी मालवा हिस्से में है दसपुर। तो इसमें विक्रम संवत का भी उल्लेख, तिथि का भी दिया गया है, और प्रशस्ति के रूप में ही किया गया है। इसके जो संस्कृत के विद्वान थे कौन, वत्स भट्टी, उनके द्वारा ही लिखा गया था ना। हाँ, रेशम बुनकर का भी मिलता है, तो वही तो है, एक ही तो है अभिलेख। वो यहाँ थोड़ा मैंने जो फोटो है वो अलग लगा दिया है ना, बाकी जो मेरी पीडीएफ है वो उसी में वो ही मिलता है ना। ये आपका तुमेन अभिलेख है जो मैंने अभी बताया है आपको, है ना। कहीं कहीं आपको गुना जिला भी इसमें मिल जाएगा। एरण अभिलेख के बारे में भी इसमें जो थोड़ा बताया गया है कुमार गुप्त के बारे में ना। कुमार गुप्त और कटोत्कच दोनों के बारे में बताया गया है, वो तुमेन अभिलेख में बताया गया है ना, एरण अभिलेख में। ये आपका जो है ये सूपिया का जो है वो स्कंद गुप्त की जानकारी देता है ना, रीवा में है, और ये गुप्त संवत 141 से 466 ईस्वी की जो तिथि है उस पर लिखी हुई है ना। ये आपका मंदसौर अभिलेख है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। ये भाषा इसकी संस्कृत तिथि है ना, लिपि इसकी थोड़ी ब्राह्मी लिपि है, तो वो थोड़ी अलग दिखाई पड़ रही है ना। थोड़ा डबल हो गया है ये ना। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट मिलते हैं, किनके, कुमार गुप्त के।
एक तो यही हो जाएगा क्योंकि इसके शासनकाल में जो गुप्त काल है, गुप्त काल में सर्वाधिक जो अभिलेख मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? कुमार गुप्त के मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 18। सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, है ना, 18 अभिलेख मिले हैं। इसके अलावा जो सिक्के भी मिले हैं वो सिक्के भी बहुत ज्यादा इन्हीं के समय के मिलते हैं ना। जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश में सर्वाधिक जो सिक्के मिले हैं वो कुमार गुप्त के समय के मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के। अब इस सिक्के में भी आप अलग अलग प्रकार के सिक्के मिलते हैं। एक तो गज, जो हाथी होता है, हाथी पर जो बैठे हुए राजा की तस्वीर उसमें अंकित की गई है ना, गजारोही। गजारोही प्रकार का सिक्का था। तो इससे पता चलता है कि ये क्या थे? हाथियों के प्रेमी थे या गजों से प्रेम करते थे, है ना। गज प्रेमी का जो साक्ष्य है वो हमें इससे पता लगता है। इसके अलावा इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। किसी ने कल पूछा भी था, कुमार गुप्त जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अश्वमेध यज्ञ कराने के दौरान ही एक सिक्का भी चलवाया था। तो उसमें अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का है वो इनके द्वारा चलाया गया था। क्या हुआ? उपाधि भी थी, हाँ थी उपाधि। अश्वमेध यज्ञ प्रकार का भी सिक्का इन्होंने चलाया था। इसके अलावा एक और प्रकार था तीसरा सिक्कों का। क्या? वीणा तो समुद्रगुप्त का था। क्या हुआ? कुमार गुप्त ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उन्होंने जो है वीणा बजाने वाली आकृति का नहीं है। यहाँ पर जो मिलता है मयूर की जो आकृति है, या फिर जो राजा है वो मोर को क्या कर रहे हैं? हाथ में लेकर खिला रहे हैं। तो उसकी जो आकृति का जो सिक्का है वो कौन चलाते हैं? यही चलाते हैं कुमार गुप्त, है ना। तो यहाँ मयूर की जो आकृति है उसका सिक्का मिलता है। मयूर प्रकार का सिक्का, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने गरुड़ की जगह मयूर का जो चित्र है वो सिक्कों पर अंकित करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने। तो ये 3 प्रकार के जो सिक्के हैं वह मिलते हैं। और कहाँ कहाँ से सिक्के मिले हैं इनके, ये भी आप लिख लीजिए। आज का आपका राजस्थान है, राजस्थान में भी इनकी कुछ मुद्राएं भी मिलती है, कुछ सिक्के भी मिलते हैं और कुछ मृद भांड भी इनके समय के मिलते हैं, है ना। गुप्तों के जो सर्वाधिक जो है सिक्के भी मिले हैं, तो किनके मिले हैं? कुमार गुप्त के मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? जो आपका राजस्थान है, बयाना, बयाना से तो क्या मिलते हैं? इनके सिक्के मिलते हैं। सिक्के और कुछ मुद्राएं भी मिलती है ना, मुद्राएं थी ये सिक्के, है ना। इसके अलावा जो मृद भांड भी मिलते हैं वो भरतपुर से ही मिलते हैं ना, भरतपुर में ही बयाना पड़ता है। जो मृद भांड है वो कहाँ से मिलते हैं? आपके भरतपुर से ही मिलते हैं ना। और ये भरतपुर के अंतर्गत ही पड़ता है बयाना। बयाना क्या है? राजस्थान का एक शहर है, ठीक है। तो शहर से क्या मिलते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्के मिलते हैं। और मृद भांड जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? क्या भेज दिया सर? हाँ, तो मृद भांड जो है वहां से क्या मिलते हैं? मृद भांड भरतपुर से मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कार्तिक क्या है? उनकी सवारी थी मयूर, है ना।
जो कार्तिक है, कार्तिक को भी उस सिक्के में बताया गया है ना। अभी मैं आपको सिक्का बताऊंगा तो उसमें आपको आकृति जो है मिल जाएगी। तो ये इनके सिक्कों के प्रकार हो गया ना। वही है मिट्टी के बर्तन। मृतबाण जो है वो मिट्टी के बर्तन है जो पॉलिश किए हुए होते हैं, है ना। पॉलिश कोई सी भी हो सकते है, लाल कलर की भी पेंटिंग हो सकती है, पेंटिंग अलग होती है, पॉलिश अलग होती है ना। अगर आपने पुराने समय के कुछ बर्तन देखे होंगे तो उससे पता लग जाता है। आज भी आप मिट्टी के बर्तन देखना तो जो घड़े बनाए जाते हैं तो उन पर पॉलिश की जाती है, लेकिन वो पॉलिश पहले वाली पॉलिश अलग होती थी और अब वाली थोड़ी अलग होती है ना। अब की को तो वो हाथ से पोत देते हैं, लेकिन पहले वाली जो पॉलिश थी वो थोड़ी काफ़ी अच्छी होती थी, लंबे समय तक वो उससे रहती थी उसमें। तो मिट्टी के बर्तन होते थे, है ना। चलो आपको मैं पहले सिक्के बता देता हूँ ना, उसके बाद में स्कंदगुप्त पे जाएंगे। बातें मत कीजिए ना। ये आपके जो हैं इनके कुमार गुप्त प्रथम के जो हैं सिक्के हैं। विजुअल नहीं हो रहे होंगे, थोड़ा छोटा कर दीजिए। देख पा रहे हैं पीछे से? इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? कोई नहीं पूछेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा ना। आप बताएं पीछे पीछे से, ये इस सिक्के में क्या आकृति आपको दिखाई दे रही है? पीछे ही पीछे से बताएंगे। पहला जो सिक्का है यहाँ पर, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। आप देख पा रहे हैं हाथी, और हाथी के ऊपर भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना। तो ये जो है कुमार गुप्त का जो सिक्का था पहला, गज प्रेमी वाला सिक्का, जिस पर हाथी पर बैठे हुए एक राजा की तस्वीर दिखाई दी गई है। गज प्रेमी होने का जो पता लगता है वो इसी सिक्के से पता लगता है। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ तो चलाने वाला भी तो बैठेगा ना हाथी पे। भाई देखो, आपने हाथी देखा होगा। अब हाथी की जो सवारी अगर कोई व्यक्ति को हम डायरेक्ट बिठा दें, पता चले वो हाथी बैठेगा कब, उठेगा कब, कब उसका मन किया इधर उधर होने का, तो वो कब कैसे पता लगेगा? तो कभी भी हाथी को इकल्ले बैठने नहीं दिया जाता है किसी व्यक्ति को। उसका जो चलाने वाला चालक होता है उसको पहले डायरेक्शन देता है, भाई इधर चलना है, इधर चलना है, तो वो उसी की भाषा समझता है ना। तो ये चालक है और ये कोई राजा बैठा हुआ है ना, दो लोग बैठे हुए इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है इस सिक्के में? मयूर वाला। तो ये जो मोर है बगल से, और यहाँ पर जो है कार्तिकेय की जो तस्वीर है वो दी गई है इसमें। तो कार्तिक जो है उनकी सवारी हुआ करती थी मयूर। ठीक है, किसके पुत्र थे कार्तिकेय? शिव जी के, है ना। एक और पुत्र थे शिव जी के, गणेश। उनकी दो पत्नियां थी और बेटे उनके रिद्धि सिद्धि के शुभला। मतलब अच्छी खासी जानकारी है आपको ना। यहाँ पर भी वही है ना, वही हाथी वाली आकृति है, और इसमें भी इस तरह से ही चित्र इनका दिया गया है मयूर प्रकार का। चलिए ठीक है, वापस आ जाएं स्कंदगुप्त पे, है ना। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उस समय जो है शिक्षा का जो केंद्र था वो काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से जो है नालंदा विश्वविद्यालय था। भारत के अंतर्गत एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आज का आप एक स्कूल से आप उसकी तुलना कर सकते हो नवोदय से। नवोदय स्कूल जो है वो अगर हम बात करें तो वो नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पे बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी विशेषताएं क्या थी? उसमें लगभग 10,000 जो स्टूडेंट है वो पढ़ने आते थे, और उनकी रहने की जो व्यवस्था थी वो केवल उस विद्यालय के ही अंतर्गत थी, महाविद्यालय के अंतर्गत।
अब वो 10,000 स्टूडेंट कहाँ से आते थे? वर्ल्ड से। उसमें भी अगर आप मुख्यतः बांट दो तो उसमें मध्य एशिया के देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पांचों देश तो वो शामिल कर सकते हो। इसके अलावा जो तिब्बत हैं, चाइना है, तो इनके जो विद्यार्थी हैं, ये मंगोलिया भी है ऊपर, तो इनसे क्या है, जो लोग पढ़ने आते थे उस समय नालंदा में, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें हेनसोंग आकर इसका वर्णन करते हैं, है ना। हेनसोंग क्या करते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं, वो भी बुद्ध से संबंधित जो सामग्री है वो यहीं से जुटाते हैं, और जो जानकारी है उनको मिलती है, उसको फिर वो जाकर चीन के व्यक्तियों को बताते हैं, है ना। तो वो सारी जो जानकारी है वो किससे मिलती है हमें, किसमें मिलती है, किसमें, नालंदा से। और यहाँ पर जो 10,000 विद्यार्थी थे उनको पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर की जो फैकल्टी थी, वो टीचर फैकल्टी भी इसमें ही रुकती थी। कहाँ पर? विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय इनके समय का एक मतलब महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी होती है, जो कि इन्हीं के टाइम पे होती है ना। और इसकी जो विशेषता है वो रहने की सुविधा जो थी वो इसी के अंतर्गत थी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें ही ये रहा करते थे सभी लोग। इसके बाद में आता है स्कंदगुप्त का वर्णन, है ना। वैसे स्कंदगुप्त के बाद में भी बहुत सारे शासक आते हैं गुप्त वंश के, जिसमें पुरुगुप्त हैं, नरसिंहगुप्त हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें कि अंतिम जो सम्राट होते हैं जो कि थोड़े पावरफुल होते हैं, वो अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो यही होते हैं, कौन? स्कंदगुप्त। और इन्हीं के समय पे क्या होते हैं, जो हूणों के जो आक्रमण हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, स्कंदगुप्त के समय होते हैं, और बाद के जो राजा हैं वो इनसे जीत नहीं पाते हैं, वो हारते जाते हैं। स्टार्ट जो होते हैं वो यहीं से होते हैं, हूणों का जो आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के समय पे होता है ना। इनकी कुछ उपाधियां हैं जिसमें कुमारादित्य भी हैं, विक्रमादित्य भी हैं, ठीक है, और सक्रोपम, परम भागवत और देश रक्षक, 3 उपाधियां इनकी मिलती है। तो यहाँ पर जो है हूण कहाँ से थे? हूण भी मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया की एक ऐसी बर्बर जाति थी जिसमें आप मान सकते हो कि वो क्या थे, सिविलाइज्ड नहीं थे, अनसिविलाइज्ड व्यक्ति उनको बोल सकते हैं। मांस मदिरा का वो सेवन करते थे, है ना। उनको रहने का थोड़ा जो तरीका है वो आज के जैसे मानव का नहीं था, क्योंकि बर्बर जाति उसको बोल सकते हो जो क्या है, घोड़ों पे सवार होकर आते थे, फसलों को नष्ट कर देते थे, उनको जो कोई भी व्यक्ति उनके सामने आया तो उनको मारना, काटना और उनको ही खाना, है ना, वो ऐसा उनको अच्छा लगता था। तो ऐसे तरह से जो है बर्बर जाति थी, तो वो क्या करते हैं, हूण आकर भारत पे आक्रमण करते हैं। किसके समय पर? स्कंदगुप्त के टाइम पे, ठीक है। तो हूणों का जो आक्रमण होता है वो किसके टाइम पे होता है? स्कंदगुप्त के समय पे होता है। और इनका जो जानकारी मिलती है वो भीतरी अभिलेख से मिलती है और जूनागढ़ अभिलेख से। अब भीतरी जो अभिलेख है उसमें मिलती है जानकारी हमें कि भाई हूणों की जो पराजय है वो किसके द्वारा की गई थी? स्कंदगुप्त के समय जो है गुप्तों के द्वारा जो है इनको पराजय किया गया था। और जूनागढ़ जो अभिलेख है इसमें मिलती है कि भाई जो स्कंदगुप्त और जो कौन थे, हूण थे, उनके मध्य जो है इनका संघर्ष चलता है। वो कौन देता है? जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख से एक और जानकारी मिलती है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सुदर्शन झील आया कुछ याद? अशोक के टाइम पे किसने निर्माण कराया था? गवर्नर, क्या नाम था? अरे भाई कुछ भी। देखो 4 चीजें मिलेगी। जो 4 राजा है वो समय समय पर जो है इनका निर्माण कराते हैं। चंद्रगुप्त के समय था पुष्य गुप्त, है ना। अशोक के समय तुषास्ते और रुद्रदामन के समय सुवेशाक, और स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त के बेटे थे चक्रपालित। तो ये क्या करते हैं, समय समय पर इनका जो है जो पुनर्संरचना कह लीजिए या फिर उसको रिकवर करवाते हैं। कौन? अलग अलग जो शासक है वो अलग अलग समय पर। किसका? सुदर्शन झील का।
तो ये जो है जूनागढ़, इसका एक और नाम है जूनागढ़ अभिलेख का, बताएं। जूनागढ़ अभिलेख का नाम एक और है, गिरनार अभिलेख, है ना। तो कभी किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। और जानकारी किसकी देता है, ये स्कंदगुप्त के बारे में देता है ना। हूणों को इसमें मल्लेच कहा गया है। ये इनके समय के सिक्के हैं, जिसमें लक्ष्मी जी को क्या है, इनकी सिक्कों की जो आकृति है, कॉइन्स जो बनाए हैं उनमें लक्ष्मी की जो आकृति है वो बनाई गई है ना। एक गोडेज के रूप में जो है उसकी पूजा करते थे। और स्कंदगुप्त को ऐसा माना जाता है कि उसको जब गद्दी पे बैठाया गया था तो उसका जो वर्ण है साक्षात जो है लक्ष्मी जी ने किया था। और इनके पास जो है धन की कोई कमी नहीं थी, है ना। तो इनके जो सिक्के पे जो आकृति मिलती है, क्योंकि मयूर की आकृति किसके पे मिल रही थी, कुमारगुप्त की सिक्कों पर मयूर की आकृति थी। इनके जो आकृति मिलती है इनके सिक्कों पर, वो किसकी मिलती है, लक्ष्मी जी की, है ना। ये तीन इनके अभिलेख जो स्कंदगुप्त के टाइम के अभिलेख हैं फेमस, है ना। एक तो जूनागढ़ था, भीतरी था, कोहम अभिलेख और इंदौर ताम्रपत्र। अब इंदौर ताम्रपत्र जो है वो बुलंदशहर का उत्तर प्रदेश वाला जो है अभिलेख है ना। तो इसको आप ध्यान रखना, ये इंदौर में नहीं है ना। इंदौर इसका नाम है केवल। ताम्रपत्र का मतलब तांबे की प्लेट पे लिखा हुआ है, या तांबे की जो सीट थी कॉपर की उसी पे। सूपिया जो अभिलेख है वो रीवा का है, रीवा मध्य प्रदेश में है, जो मैं अभी थोड़ी देर आपको पहले बता चुका हूं। इनके बाद के जो राजा होते हैं, जिसमें पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारदित्य, है ना, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय। तो ये जो शासक हैं, ये ज़्यादा समय तक इनका शासन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि बाद में जो है इनकी जो योग्यता है वो धीरे धीरे मतलब कम होती जाती है। ये अपना साम्राज्य का विस्तार तो कर पा लेते हैं, लेकिन उसको सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और इनकी जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये ज़्यादा से अच्छे से शासन नहीं कर पाते हैं और इनका जो है अंत धीरे धीरे होने लगता है। एक जो शासक थे मिहिर कुल हूणों के, है ना, हूणों के ये नरेश थे। तो इनको जो हराते हैं वो नरसिंह गुप्त हराते हैं ना। इनका जो उल्लेख है ये मिलता है कि भाई जो नरसिंह गुप्त हैं वो किसको हराते हैं, हूणों के जो शासक थे, कौन, मिहिर कुल, है ना, नरेश थे। और दो हूण शासकों के नाम मिलते हैं यहाँ पर, एक तो तोरणमल का और एक मिहिर कुल का, है ना। दो जो शासक थे वो हूण शासकों में काफी मतलब योग्य थे। मतलब ये योग्यता के बल पर यहाँ पर आकर क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसके अलावा जो भानुगुप्त का जो अभिलेख है, मैं आपको इसको भी बता चुका हूँ, पहले हमने पढ़ लिया है। जो एरण अभिलेख है इसमें साक्ष्य मिलते हैं 510 ईस्वी का, कि भाई पहली बार जो है भानुगुप्त की जो गोपराज जो था सैनिक था, और उस सैनिक की क्या थी, एक जो विधवा हो जाती है उसकी पत्नी, तो उसके बाद में वो क्या करती है, सती प्रथा जो है स्टार्ट यहीं से होती है। पहली बार सती होने के साक्ष्य हैं वो हमें एरण अभिलेख से ही मिलते हैं, है ना। एरण अभिलेख कहाँ है, सागर में, ठीक है। तो ये आपका जो है गुप्त वंश समाप्त हुआ। जो विष्णुगुप्त हैं इसके